नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। जी हाँ, हम रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर बहुत दिनों के बाद वापस लौट रहे हैं और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल जगतबीर सिंह, जो वर्तमान में यूएसआई न्यू दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड फेलो के तौर पर कार्यरत हैं। लेकिन हम चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना ध्यान मेरे पीछे लगे स्केच पे ले जाएं। हुआ यूं कि 6 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने रूस पर एकाएक आक्रमण कर दिया। यूक्रेनी सेना सुमी, जो यूक्रेन का प्रांत है, यहाँ से रूस में घुस गई। ये काली डॉटेड लाइन रूस और यूक्रेन के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर है और यह इलाका रूस के कुर्स्क प्रांत का है। आज 21 दिनों के बाद हालात ऐसे हैं कि इस रेड डॉटेड लाइन के अंदर युद्ध चल रहा है। कुछ इलाके यूक्रेनी सेना के कब्जे में है, कुछ जगहों पर रूसी सेना उन्हें निकालने की कोशिश कर रही है। फिर भी रूस को इस इलाके से कोई 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, कोई छोटे बड़े 60 गांव खाली कराने पड़े। और आज जो यहाँ पर बड़े बड़े गांव हैं या टाउन्स हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। विक्टोरोवका, ल्यूबिमोवका, स्नेगोस्ट, कोर्देवो, मलाया लोनायका, सुत्जा, स्पालनोए, गुइनेवो। सुत्जा एक बड़ा टाउन है और इसकी खासियत क्या है? सुत्जा में रूसी नेचुरल गैस का टर्मिनल है और सुत्जा से यूरोपियन यूनियन को नेचुरल गैस पाइपलाइनों के जरिए सप्लाई होती है। यूक्रेनी सेना ने सुत्जा पे कब्जा कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2.5 साल से ज़्यादा युद्ध चल रहा है, लेकिन रूसी नेचुरल गैस और ऑयल की सप्लाई यूरोप को जो होती थी, आज तक बाधित नहीं हुई है। तो यहाँ आप सिचुएशन यूँ पाते हैं कि जिस जगह ये ऑरेंज क्रॉस लगे हैं, यहाँ पर लड़ाई चल रही है। और कोरेनेवो के उत्तर में जब यूक्रेनी सेना एकाएक आगे बढ़ी तो उसने सेम नदी के ऊपर पुलों को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि रूसी सेना अंदर ना आ सके। लेकिन रूस ने बाहर से सेना मंगा के, दूसरे फ्रंट से सेना मंगा के इस इलाके में डिप्लॉय की है और अभी युद्ध चल रहा है। बहरहाल प्रेसिडेंट जेलेंस्की अभी बहुत उत्साहित हैं कि उन्होंने रूस के अंदर घुसकर आक्रमण किया है। क्या वो इस आक्रमण को सस्टेन कर पाएंगे? क्या अपनी ट्रुप्स को मेंटेन कर पाएंगे? और क्या अटैक के मोमेंटम को जारी रख पाएंगे? आइए इस सब बारे में बात करते हैं मेजर जनरल जगतबीर सिंह से। सर, आपका स्वागत है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। थैंक यू। जय हिंद। और सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हम यहाँ आज बैठे हैं यूएसआई के लाइब्रेरी में, और यूएसआई इंडिया का सबसे पुराना थिंक टैंक है जो 1870 में इस्टेब्लिश हुआ था। बहुत पुराना है और मुझे बहुत खुशी हुई कि कर्नल राठौर ने मुझे बुलाया आज और आप सबके साथ यूक्रेन वॉर के बारे में बात करने के लिए। पर उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में कुछ कहूं, तो मैं अपने बारे में, जो अपने मेरे फ़ौज के करियर है उसके बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। मैं दिसंबर 81 में 18 कैवलरी में कमीशन हुआ था और उसी यूनिट को मुझे कमांड का भी मौका मिला था कई साल बाद। मैंने एक ब्रिगेड कमांड की थी जो कि एक आर्मड ब्रिगेड थी,
डेजर्ट इलाके में, जहाँ मैंने ब्रिगेड को कन्वर्जन की अर्जुन टैंक्स के ऊपर। तो वो पहला ब्रिगेड था जो कि अर्जुन टैंक्स के मिले थे जिस ब्रिगेड को, और हमने ऑपरेशनलाइज किया था उस ब्रिगेड को विद अर्जुन टैंक प्रोफाइल। और फिर मैंने बाद में एक आर्मर्ड डिव कमांड की थी, फर्स्ट आर्मर्ड डिव, जो कि बहुत ही पुरानी आर्मर्ड डिव है, इंडिया की पहली आर्मर्ड डिवीज़न है, और वो एक स्ट्राइक कोर का भाग था, फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न। और बाद में मैं यहाँ आया था दिल्ली में एज डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट, और रिटायरमेंट के बाद मैं कई मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ। यूक्रेन युद्ध के ऊपर मैंने काफ़ी आर्टिकल लिखे, और मैं यूएसआई में एक डिस्टिंग्विश फेलो हूँ, और मैं यहाँ एक गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए को देख रहा हूँ। सर, आपने आर्मर्ड डिवीज़न कमांड की, और आपसे बेहतर कौन हो सकता है रूस यूक्रेन वॉर के ऊपर कमेंट करने के लिए। और ख़ास करके अभी यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया और सभी लोग भौचक्के रह गए। ये कैसे हुआ? तो ये जो आक्रमण हुआ रूस के ऊपर, ये पहली बार है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोई और देश रूस के अंदर घुसा है। पहली बार ये हुआ है, पहली बार किसी ने इन्वेड किया रशिया को आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। रशिया मान लो, यूएसएसआर मान लो, और अभी रशिया मान लो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार कोई अंदर आया। पर ये जहाँ अंदर आए हैं, इस जगह का नाम है कुर्स्क। जी हाँ। और कुर्स्क वो जगह थी जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई हुई थी। जी हाँ। जर्मन और सोवियत यूनियन फोर्सेस के बीच में बैटल ऑफ द बल्ज था। और उस समय उन्होंने वो सोच रहे थे कि जो रशियन ट्रूप्स हैं वो वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, पर उल्टा हुआ, क्योंकि जर्मनी के पास इतने बैकअप ट्रूप्स नहीं थे और उनको अपने ट्रूप्स वहाँ से निकालने पड़े, क्योंकि उनको खतरा हो रहा था इटली और फ्रांस में। तो दे वर नॉट एबल टू सस्टेन दी ऑफेंसिव एट दैट टाइम एंड दे लॉस्ट। तो ये बात है। तो ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे पहली बार 6 अगस्त को ये हुआ, और अचानक ये सरप्राइज हो गए थे, सब लोग सरप्राइज हो गए थे इस ऑफेंसिव के साथ, क्योंकि उस समय आप अगर देख लो लड़ाई कैसे चल रही थी। जब लड़ाई चल रही थी, सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी वो फरवरी 2022 में शुरू हुई थी, जब रशियन ट्रूप्स ईस्टर्न यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क के अंदर घुस गए थे। उसके बाद जहाँ लड़ाई चल रही थी वो 3-4 जगह थे ईस्टर्न यूक्रेन में, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और क्रीमिया। सबकी नज़र उस तरफ थी, उन चारों जगह पे। उसके बाद जो काउंटर अटैक हुआ था, काउंटर ऑफेंसिव हुआ था, वो था यूक्रेन की ओर से खार्किव में, जो उन्होंने काफ़ी जगह कैप्चर कर ली थी। उसके बाद यूक्रेनियन ट्रूप्स को की वेस्टर्न इक्विपमेंट काफ़ी मिला था, और वो सोच रहे थे कि पिछले साल उसका फ़ायदा उठा के काउंटर ऑफेंसिव दोबारा करें, पर ये उन्होंने किया नहीं। इन द मीन टाइम जो ये रशियन ट्रूप्स थे, उन्होंने एक डिफेंसिव लाइन इख्तियार कर दी थी, जिसको हम कहते हैं सुरोविकिन लाइन। जी हाँ। जो थे, तो वहाँ माइंस भी थे, खड्डे भी थे, सीमेंट फोर्टिफिकेशन भी थे, बार्ब वायर भी था, और उनको मैन कर दिया था ट्रूप्स के साथ, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ, आर्टिलरी के साथ। हाँ सर, आज अगर हम हाँ रूस यूक्रेन की फ्रंट लाइन देखें तो कोई 950 किलोमीटर की फ्रंट लाइन बनती है, और आपने जैसे कहा कि उस 950 किलोमीटर की फ्रंट लाइन में कई टियर्स हैं, डिफेंसेस, कई टियर्स थे। और अगर आपको याद है, एक ही जगह बाखमुत को कैप्चर करने में 3 किलोमीटर का एडवांस करने में उनको लगभग रशियंस को 3 महीने लग गए। और वो जो आपने मुझे पूछा, आप आर्मर्ड कोर के एक आर्मर्ड डिवीज़न कमांड की थी, तो लड़ाई में 2 तरीके होते हैं, अट्रिशन और मनूवर। पर वहाँ पूरा अट्रिशन की लड़ाई थी, 1-1 इंच के ऊपर आगे बढ़ते गए। रूस यूक्रेन वॉर एट्रिशन का ही वॉर है, अट्रिशन का ही वॉर है। और ये पहला मनूवर दिखाई दे रहा है जो अभी है। इससे पहले मनूवर हुए थे, पर उनको वापस जाना पड़ा। इसके मतलब ये है कि यूक्रेन को पता था कि रशियन डिफेंसेस में जाकर सर मारने से अच्छा है। तो यूक्रेन का ये मुद्दा होगा, ये मेरे विचार में गलत भी हो सकता हूँ। यूक्रेन को ये पता था कि ये जो इलाका रशिया का है,
वो रेगुलर ट्रूप्स के साथ हेल्ड नहीं है, वो बॉर्डर यूनिट्स के साथ हेल्ड था और वो वहाँ ज़्यादा फोर्सेस नहीं थे और जो भी फोर्सेस थे वो डिफेंसिव उनके इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये सीक्रेसी के साथ उन्होंने मूव किया और अंदर गए। मेरे विचार में जो यूक्रेन का एम था, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का एम था, वो था कि अगर ये जो एरिया है अनहेल्ड है, लाइटली हेल्ड है, बॉर्डर ट्रूप्स है वहाँ, तो हम वहाँ घुस जाएं और उसके वजह से जो रशियन ऑफेंसिव है, जो रशियन ट्रूप्स है ईस्टर्न यूक्रेन में, जो डोनेट्स्क लुहांस्क में है, उनको मजबूरी से वहाँ से रशिया को निकालना पड़ेगा और ये जो ऑफेंसिव है इसको रोकना पड़ेगा। और जब वो वहाँ से निकालें तो उनके जो रशियन जो डिफेंसेस, जो रशियन डिफेंसेस हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और यूक्रेन ट्रूप्स अपने कुछ जगह को रिकैप्चर कर सकते हैं। ये एक एम है। दूसरा एम ये है, हो सकता है कि जब हम अंदर जाएं और हम ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लें, हम उस एरिया को लेके बार्गेन कर सकते हैं कि मैं ये खाली कर दूंगा और आप जो मेरे एरिया है वो खाली कर दे रहे। तो कल को वो बैठे पीस टॉक्स के लिए, पीस टॉक्स बार्गेनिंग टूल यूक्रेन के पास। और जो मैं ये भी कह रहा हूँ कि लोग की सोच ये भी है कि अगर अमेरिकन वेपन्स कम हो जाएं, अगर ट्रंप जीत जाए इलेक्शन, तो उनको निगोशिएट करना पड़ेगा पीस के लिए। तो उस समय ये बात कही जा रही है, तो उस समय उनके पास कुछ तो हाथ में होना चाहिए निगोशिएशन के लिए, नहीं तो उनको सब कुछ देना पड़ेगा। अपने सबकी निगाह अमेरिका के इलेक्शंस पे है और अगर कमला हैरिस नहीं जीतती हैं तो ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मजबूर करेंगे कि नेगोशिएशन टेबल पे आए, क्योंकि पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को मदद कर करके थक गया एक चीज़ है, पर आप यूरोप की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी देख लो। कोल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपने जो भी मिलिट्री स्ट्रक्चर है कम कर दिए थे। जो खर्चे हैं मिलिट्री पे, डिफेंस पे, जितना उनको देना था, करना था उनके लिए, वो भी कम कर दिए। तो अभी जो इक्विपमेंट की कमी थी, एम्यूनेशन की कमी थी, और किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये लड़ाई और ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। लोग शॉर्ट वॉर्स के बारे में बात कर रहे थे और ये इतना लंबा युद्ध हो गया, 2 साल के ऊपर हो गए। तो ये इसमें सस्टेनेंस की प्रॉब्लम है, ट्रूप्स की टर्नओवर की प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है। तो और जो भी खर्चे आप लड़ाई के ऊपर खर्च रहे हो, तो बाकी जगह जो आपके खर्च कम हो जाता है, क्योंकि पैसे उतने ही होते हैं। या तो इसमें सर एक चीज़ जो है कि यूक्रेन ने कैसे ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि मोस्टली ये मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस गई हैं, क्या हुआ था इसमें? यूक्रेन यका एक करीब कहते हैं 40 किलोमीटर तक लोग अंदर चले गए। उन्होंने टोटल 1000 रफली 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैप्चर कर लिया। पर इसमें भी पूरा एरिया सैनिटाइज है या नहीं? लोग कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे गांव हैं, ये रिवराइन टेरेन है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ चले गए हैं इसमें। पर जो एक्चुअल है पूरी में पॉकेट्स जो रेजिस्टेंस के अभी भी लड़ाई है, तो पूरे एरिया नहीं। पर वो ये कर रहे हैं कि वो जो आगे जो फायर कर रहे हैं अपने हिमार्स के साथ, वो मेन ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जो नदियों के ऊपर है आगे की तरफ, ताकि वो रशियन ट्रूप्स अंदर नहीं आ सके और जो रशियन ट्रूप्स इस तरफ है उनकी सप्लाईज कट ऑफ हो जाए। तो ये भी एक उनका एम है। और दूसरी बात है जो कम लोग कह रहे हैं पर ज़्यादा नहीं कह रहे, कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मजबूर हैं अभी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इनकी लड़ाई जो 7 अक्टूबर के बाद सबकी निगाह इजराइल और गाज़ा की तरफ भी गई है, चली गई काफ़ी हद तक। तो ये सोच रहे हैं कि अभी ये सिचुएशन आ गई लड़ाई में, स्टेलमेट टाइप ऑफ सिचुएशन, कि अगर ये अंदर चले गए यूक्रेन के अंदर, यूक्रेनियन ट्रूप्स रशिया के अंदर चले गए, इसके बाद वो वेस्टर्न नेशंस को मजबूर करेंगे कि उनसे परमिशन लेंगे कि अपने जो प्रिसिशन वेपन्स हैं, जो उनके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, वो रशियन सॉइल के ऊपर फायर करने के लिए इजाज़त दें। और वो मांग रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि मोर द वेस्ट गेट्स ड्रॉन इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट। सर इस लड़ाई में 2.5 साल से ऊपर हो गया, अगली फरवरी को 3 साल होने वाले हैं। इस लड़ाई में आपने कई नए इनोवेशंस, कई टेक्नोलॉजीज़ देखी,
क्या क्या आपने नया देखा, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए पुराने युद्धों से बिल्कुल रूस यूक्रेन युद्ध अलग है। हाँ। और हर रोज हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको कई नई चीज़ें मिली, जो ऑफेंसिव किस तरीके से अनलीश किया, डिफेंसिव बैटल कैसे लड़े थे यूक्रेन पर। मेन चीज़ें जो नए वेपन्स थे किस तरीके से उन्होंने किया, जो आप देख रहे हो, प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स, प्रिसिशन वेपन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, ड्रोन्स का कैसे इस्तेमाल किया, ये है। हम कह रहे थे लार्ज आर्मर कॉन्सेंट्रेशंस, कुछ नहीं दिखाई दिया, सबको फैलना पड़ा क्योंकि ड्रोन्स के टारगेट बन गए। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हम कहते हैं बैटल ऑफ नैरेटिव, कि कौन जीत रहा है। तो मैं जीत रहा हूँ ऑन ग्राउंड, पर जो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि यूक्रेनियन ट्रूप्स आगे बढ़ रहे हैं, यूक्रेनियन ट्रूप्स। बहुत तो ये कम्युनिकेशन स्किल जो आप और मैं बात कर रहे हैं अभी, कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, रशिया रहेगी पीछे, रशिया ट्रूप्स में काबिलियत नहीं थी, रशिया में कैपेबिलिटी नहीं थी, और ये लड़ाई सब जो वेस्ट है वो जीत रही है इनके साथ। इस विषय पे मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि इस लड़ाई में एक नया वर्ड कॉइन हुआ, मिल ब्लॉगर। और मिल ब्लॉगर आज रशियन नैरेटिव को, सिर्फ जो रशिया क्या कर रहा है, रशिया ने क्या हारा, क्या जीता, कैसे लड़ रहा है, सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड को मिल ब्लॉगर से ही पता चलता है। तो ये सोशल मीडिया में आज लड़ाई पहुंच गई है, और बाकी तो पूरा वेस्टर्न मीडिया यूक्रेन की लड़ाई को हाईलाइट करता है जैसा आपने कहा, लेकिन सोशल मीडिया में आज रशिया की लड़ाई को अगर कोई बताता है तो वो मिल ब्लॉगर्स बताते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हमारे, अगर आप देखो, सबसे पहले लड़ाई जो टेलीवाइज हुई थी वो 1999 कारगिल की युद्ध थी, और वो हर एक आदमी के ड्राइंग रूम में ये लड़ाई लड़ी गई थी। आप टीवी पे देख रहे थे, पर आप सिर्फ देख रहे थे। अभी ये जो है, ये वॉर है जो मैं कह रहा हूँ, पहली वॉर है जो, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, मिल ब्लॉगर जो सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। तो सोशल मीडिया पे ना आप देख भी सकते हो, पर आप उसके व्यूज़ भी कर सकते हो, आप अपने कमेंट्स भी बता सकते हो, आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं लड़ाई के बारे में वो बता सकते हो। और अगर आप ज़्यादा लोग यूक्रेन के बारे में बता रहे हैं कि ये अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये एडवांटेजेस है, रशिया गलत था, तो फिर वही नैरेटिव बढ़ रही है, लोग उसको बिलीव करने लग जाएंगे, और वो भी उसकी। यहाँ पर सर एक चीज़ जो आपने कही कि थर्ड डायमेंशन का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ इस वॉर में, वो शायद इससे पहले नहीं हुआ। आप देखें कि टॉप अटैक एमुनिशन आया शुरुआती दिनों में, और जब वो टॉप अटैक एमुनिशन आया, आपका चाहे जेवलिन हो, चाहे वो आपका स्विच ब्लेड हो, तो एकाएक जितनी व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स थी, ये सारी की सारी युद्ध भूमि में खड़ी हो गई कि उनको चलने ही नहीं दिया, और सिर्फ एक काम था कि ऊपर से उसने अटैक कर देते थे। तो जो एक आज का जाला लगा के टैंक चलने लगे हैं, खासकर वो हमास में भी चल रहा है, वो शुरुआत हुई थी यूक्रेन वॉर से। और उसके बाद जो आप एयर स्पेस मैनेजमेंट आपने जानते हैं, आप हर लेवल पे आज कोई न कोई वेपन या सर्विलेंस प्लेटफॉर्म एयर स्पेस में दिखाई दे रहा है, और वही पूरी लड़ाई को कंट्रोल कर रहा है। आज की तारीख में जो ड्रोन के पायलट्स हैं वो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, और दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट लाइक अ सोल्जर। वो आज हालत हो गई है फ्रंट लाइन्स पे। तो आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जब सबसे पहले जो आपको इमेजेस आए थे, आपको एक लंबी टैंक की कॉलम नज़र आई थी जो कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और कीव की तरफ जा रही थी, और उसके ऊपर टॉप अटैक से डिस्ट्रक्शन हुआ, उनकी एम्यूनिशन ट्रेन को
बर्बाद किया गया और वो रोड पे फंसे थे क्योंकि That was in Gomel, in Belarus. and they were coming from Belarus and they could not go left or right because it was boggy terrain. वो धंस जाते, अगर वो रोड छोड़ के जाते एक साइड को धंस जाते, तो ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद जैसे आपने कहा था, जब टैंकों के ऊपर उन्होंने जाले टाइप बना दिए जिसको हम कहते हैं परगोला टाइप, कैनपी बना दिए थे ताकि वो टॉप अटैक उनको अफेक्ट नहीं करे। पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़रूरी था ISR, इंफॉर्मेशन, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस ड्रोन की तरफ से, और जो आप कह रहे हो एयर स्पेस मैनेजमेंट, जो आप कह रहे हो ये टॉप अटैक एम्यूनिशन। खतरा पहले टैंक वर्सेस टैंक का होता था, इस लड़ाई में आपने टैंक वर्सेस टैंक का कोई युद्ध नहीं देखा, कोई एंगेजमेंट नहीं देखा, बहुत कम देखे। तो इनका रोल ही अलग हो गया था यार, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, फाइटिंग स्प्रेड आउट और डेंजर फ्रॉम टॉप अटैक। उसके बाद वो मिलिट्री दिस कंट्रीब्यूशन की हम बात करें या मिलिट्री एफर्ट्स की बात करें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस 32 मुल्कों से एक साथ लड़ रहा है। पूरा नेटो एक तरफ है और रशिया एक तरफ है। तो मिलिट्री हार्डवेयर है, मिलिट्री एफर्ट्स है, टोटल डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर इन सारों का आप कंट्रीब्यूशन देखें इस लड़ाई में, इसलिए आज हम देखते हैं कि यूरोप की पूरी मिलिट्री इंडस्ट्री खाली हो गई है और वही हाल रूस का हो गया है कि छोटे छोटे मुल्कों से जाकर को उसको मदद लेनी पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे आपने कहा, कई लोग, कई देश यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, और जैसे आपने कहा कुछ देश रशिया को भी मदद दे रहे हैं, क्योंकि रशिया को एम्यूनिशन कहाँ से मिला है? नॉर्थ कोरिया से। और उसको कहाँ से मिला है एम्यूनिशन? यूक्रेन को कहाँ से मिला है? पाकिस्तान से मिला है। आपको ये भी पता होगा कि जो आर्टिलरी एम्यूनिशन है जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का है, वो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट में पोलैंड से जाके यूक्रेन में गया है। पर अभी यूक्रेन में इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप भी कई साल रह चुके फौज में, आपको भी मालूम है इक्विपमेंट मिलना एक चीज़ है, इक्विपमेंट के ऊपर ट्रेन करना दूसरी चीज़ है, इक्विपमेंट के साथ लड़ना तीसरी चीज़ है। तो ये एकदम, मैं मान लो उनको टैंक्स मिले हैं, लेपर्ड टैंक मिले, चैलेंजर टैंक मिले, और उनके खुद के TUDs हैं और T-72s हैं, 4 किस्म के टैंक हैं। अभी ICVs मिले, जर्मनी से मिले, और अमेरिका से ब्रैडली मिले। जो अभी अंदर गए हैं वो ब्रैडली और जो जर्मन ICVs हैं उसके साथ गए। तो ये हर एक का एम्यूनिशन अलग है, कोई 105 एम्यूनिशन है, कोई 120 एम्यूनिशन है, कोई 125 एम्यूनिशन है। सिंपल चीज़ है, जब मैं यूनिट में था, जब कमीशन हुआ, हमें मिले थे T-72 टैंक्स, और उस समय मैं ट्रेन कर रहा था कुछ यूनिट्स को जो विजयन से T-72 में कन्वर्जन ट्रेनिंग। जो स्विच है, जो हमारा स्विच ऐसे ऑन होता है नीचे की तरफ, उनका उल्टी तरफ ऑन होता है। तो जब आप टैंक के अंदर लड़ाई कर रहे हो तो आपके काम इंस्टिंक्ट के ऊपर हाथ चलते हैं ना। अब गलती अगर ट्रेनिंग के साथ ही होता तो एकदम इक्विपमेंट मिलने से आप उसको लड़ाई में सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो दिक्कत है। पर अगर हम मैन बिहाइंड द गन की बात न करें तो रूस यूक्रेन वॉर में दोनों तरफ से ये चीज़ महसूस की जा रही है कि अब क्वालिटी ट्रुप्स दोनों के पास नहीं रहे, और आज हालात ये हैं कि हेस्टली ट्रेंड कॉन्स्क्रिप्ट्स को लड़ना पड़ रहा है, जो कि फ्रंट लाइन में मारे जा रहे हैं या PW बन रहे हैं। तो ये सिचुएशन कहाँ तक पूरे रूस और यूक्रेन दोनों के लिए लागू है? मैं इसका इशारा थोड़ा सा अपने उसमें करूँगा कि कम ट्रेनिंग वाले ट्रुप्स क्या युद्ध में सक्सेसफुल हो पाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मिक्सचर होना चाहिए। हर एक यूनिट में मिक्स होते हैं, जो नए रिक्रूट हैं और जो थोड़े एक्सपीरियंस है और जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी आप ये देख लो कि 2 साल से ये युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेनियन ट्रूप्स या रशियन ट्रूप्स, तो कुछ समय बाद आपको कुछ लोग कैजुअल्टीज़ होते हैं और बाकी लोग, उनको जो थकावट भी हो जाती है ना 2 साल बाद, तो उनको फ्रंट लाइन से निकालना पड़ता है। जो वर्ड है आर्मी में टर्नओवर करते हैं, या नए लोग लाते हैं। पर नए लोग को ट्रेन करना भी
मुश्किल है शॉर्ट टाइम में। और नए लोग को ट्रेन करना कौन कर सकता है बेस्ट? जो आपके पुराने लोग। तो आप जो पुराने लोग हैं आप उनको युद्ध में रखोगे या ट्रेनिंग के लिए रखोगे या उनको रेस्ट दोगे ताकि वो युद्ध में दोबारा आ सकते। और जो नए लोग हैं जब तक वो बैटल हार्ड नहीं हो मुश्किल है उनके लिए। तो ये चीज़ें हैं। अभी जो लोग कहते हैं और जो मैंने पढ़ा भी है और मैंने सुना भी है कि जो ट्रूप्स गए हैं यूक्रेन के, जो रशिया में गए हैं, वो सब उनके पुराने ट्रूप्स हैं, सेलेक्टेड ट्रूप्स हैं। तो वो जो अभी अंदर गए हैं तो इसलिए वो कुर्स में गए। तो रशिया इन अ वे हैप्पी है कि ये जो उनके पुराने ट्रूप्स हैं और ये सब आगे, अभी ये यहाँ फंस गए, अभी ये यहाँ नहीं निकल सकते, या तो मारे जाएंगे या अभी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के आगे क्या है, या वो और आगे जाए। अगर वो और आगे जाए और कुर्स को थ्रेटन कर ले, और जो कुर्स जो रशिया यूक्रेन बॉर्डर से लगभग 175 मील दूर है, मान लो अटारी बॉर्डर से लुधियाना, तो अगर इतना गहरा अंदर जाना हो तो आपको बैकअप होना चाहिए ना, और ट्रूप्स होने चाहिए। या अगर आप इतना गहरा चले जाओ तो आप कट ऑफ हो सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम बहुत मुश्किल है और आपको वो चाहिए। सस्टेनेंस ऑफ फोर्स का भी प्रॉब्लम अब यूक्रेन को दिखने लगा। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पकड़ लें जहाँ वो थोड़ा रिट्रीट करें या थोड़ा आगे जाएं, जहाँ वो डिफेंसेस ले लें जो, और उसके बाद उसको जो क्लासिक सेंस में जो ब्रिजहेड में और ट्रूप्स इंडक्ट करके उसको स्ट्रेंथन कर ले, ये तीसरी चीज़ है। या वो थोड़ा पीछे आ जाए। तो ये अभी पीछे आना जब आप इतने पब्लिसिटी के साथ अंदर गए बहुत मुश्किल होता है, पीछे नहीं आ सकते अभी। तो ये ट्रूप्स जो हैं वो निकल गए वहाँ से। तो अभी अगर आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ भी रहे हो, जानते भी हो, सब जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानते हैं, रशियन ट्रूप्स ने बहुत कम निकाले हैं इसको काउंटर करने के लिए, और वो आगे बढ़ रहे हैं यूक्रेन में। और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर को, एक तरीके से रशिया की स्ट्रेटजी है कि इस ऑफेंसिव को एब्जॉर्ब कर लें और उसके बाद इस पे काउंटर अटैक। और उनकी ये भी स्ट्रेटजी के जो इम्पोर्टेंट जगह पोस्को सुरजा वो कैप्चर कर लें। और उनकी एक अलग स्ट्रेटजी है जो अभी दिखने में आई है, और वो है कि प्रेसिडेंट पुतिन कहाँ गए थे? चेचन गए थे, चेचनिया गए थे 13 साल बाद, और वो चेचन रेबल्स को लेके आ रहे हैं यूक्रेनियन ट्रूप्स को कर्स में काउंटर करने के लिए। आए हैं वो लड़ रहे हैं अभी। रमजान कादिरोव आया है वहाँ, आया हुआ है। तो ये भी इस लड़ाई में, जैसे आप कह रहे हो, जो ट्रूप्स हैं वो थक गए हैं, पुराने हैं, कम हैं, तो इन्होंने ये मिक्सचर किया है कि जो कॉन्स्क्रिप्ट्स ले लिए, जो जेल से लोग ले लिए, ये वॉरलॉर्ड्स के ट्रूप्स ले लिए। तो यही तरीके हैं। सर, अगर मैं आपको कहूं कि भारत के लिए रूस यूक्रेन वॉर और ख़ास करके जो कुर्स का ऑफेंसिव है, इसमें भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए या भारतीय मिलिट्री लीडरशिप के लिए 5 क्या लेसन्स आप हाईलाइट करेंगे? अच्छा, मैं 3-4 लेसन मेरी तरफ से। सबसे पहले, भारत में हर टाइम हम कहते थे शॉर्ट स्विफ्ट वॉर, मतलब लड़ाई कम समय के लिए होगी, जल्दी होगी। और एक एग्जांपल था, ये क्यों कहते थे हम? क्योंकि हम 71 का मॉडल था हमारे पास, जो 14 दिन में हमने ईस्ट पाकिस्तान, उस समय अभी बांग्लादेश के अंदर गए, ढाका गिर गया था, और उसके बाद फिर हम बाहर आ गए। तो हमने नया रिजीम डाल दिया था ईस्ट बांग्लादेश में, नई नेशन आ गई थी वहाँ। तो वो शॉर्ट स्विफ्ट वॉर, हम हर समय शॉर्ट स्विफ्ट वॉर के बारे में बात करते हैं। पर मैं सेम टाइम ये भी बता दूं कि हमारे ट्रूप्स LOC और LAC पे कई सालों से वहीं है, नहीं तो वो डिफेंसिव नेचर में है। पर जो भी हमारी लड़ाई हुई हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, महीनों में ख़त्म हुई है। हाँ, तो हम शॉर्ट, अभी क्या देख रहे हो आप? लंबी लड़ाई देख रहे हो, लॉन्ग वॉर। लॉन्ग वॉर में इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले इम्प्लिकेशन है जो आपने बताया ट्रूप्स के बारे में। ट्रूप्स के बारे में एक इम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट थिंग है आपके इक्विपमेंट की रिपेयर, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस। उसके बाद जो हम कहते हैं सस्टेनेंस, कितना एम्यूनिशन चाहिए होगा, कितना खाना चाहिए होगा, कितना फ्यूल चाहिए होगा। तो लॉन्ग लड़ाई के लिए तैयारी करना बहुत ही मुश्किल है। ये एक पॉइंट है। दूसरी बात है कि आजकल आप कुछ भी कह लो, यूक्रेन कह लो या रशिया कह लो या कोई भी, हर एक कंट्री को ये
अपना जो खुद का पावर है वो बढ़ाना चाहिए। यू हैव टू डेवलप हार्ड पावर। आपके जो मिलिट्री स्ट्रक्चर्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट है, मिलिट्री की ट्रेनिंग है, मिलिट्री के डॉक्ट्रिन्स है, अगर वो प्लेस पे नहीं है तो कोई भी देश आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जी हाँ। आपकी टेरिटरी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जी हाँ। तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देख लिया जो गलवान में हुआ था 2020 में, हमारे ट्रूप्स ने फटाफट जो चाइनीज़ थे उनको रोक लिया था और एविक्ट कर दिया था, और उसी के साथ साथ हमने एक QPQ एक्शन किया था कैलाश में, हमें वो काबिलियत थी। ये है कि अभी 2 साल बाद हमारे भी ट्रूप्स वहीं हैं, वापस नहीं आए, पर ये है कि हार्ड पावर बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो हमने कहा था कि जो नेचर ऑफ वॉर है टेक्नोलॉजी के साथ बदल गई है, जो जिस तरीके से हम फाइट कर रहे हैं, जो कैरेक्टर ऑफ वॉर है जो अभी है वो चेंज हो रहा है। तो अभी आप प्रिसिशन वेपन्स के बारे में बात करो, आप ड्रोन्स के बारे में बात करो, आप इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करो, सर्वेलेंस के बारे में बात करो, ये बहुत ज़रूरी है। चौथी और चीज़, इस जो चीज़ आपने ये सारे मिलिट्री इक्विपमेंट के नाम लिए, इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था। सबसे ज़रूरी बात है कि आपका जो पार्टनरशिप है, आपके जो देश में जो हम कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो अभी हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, वो तो सबसे ज़रूरी है। वो आपको वो इक्विपमेंट आपके देश में बनना चाहिए, आपके प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और इसके लिए मैं हर समय यही कह रहा हूँ कि आपको जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSU, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है उसके साथ DRDO जो रिसर्च करता है, जो फौज और सर्विसेज है, जो यूज़र्स हैं, इनका एब्सोल्यूट में मेल मिलाप होना चाहिए, तभी ही आप आगे बढ़ सकते हो। और आपके फिर जो है ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ सकता है, और उस समय आपके जो है ये आत्मनिर्भर इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और अगली पॉइंट है ये जो मैंने आपसे पहले भी हाईलाइट किया था, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। आपकी जो नैरेटिव है, क्या है, क्या कहना चाहते हो और कैसे फैलाओगे उसको, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे आपके जो आगे आजकल हर एक आदमी के पास अपने हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के साथ वो दूसरे के विचार भी सुन सकता है, अपने विचार भी दे सकता है। तो अगर वो जो आपके विचार स्ट्रॉन्गर है, जो कहते हैं स्ट्रॉन्गर स्टोरी विंस, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे सर मिलिट्री लीडरशिप के लिए क्या संदेश है? कंजर्वेटिव थिंकिंग होनी चाहिए या एक ऑफेंसिव थिंकिंग होनी चाहिए? आपने आर्मर्ड डिवीज़न कमांड किया है, अगर आप कुर्स्क ऑफेंसिव में यूक्रेन की तरफ से डिविजनल कमांडर होते तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ए आर्मर्ड कोर ऑफिसर टू कमांड सच ए फॉर्मेशन। ये चीज़ मिलिट्री लीडरशिप के लिए कोई संदेश है कि हम कंजर्वेटिव थिंकिंग को अब छोड़ें, हमको ऐसे ऑफेंसिव ऑपरेशंस के बारे में भी सोचना चाहिए? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑफेंसिव इंटेंट, ऑफेंसिव थिंकिंग, ऑफेंसिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑफेंसिव रिजॉल्व बहुत बहुत ज़रूरी है। पर जैसे आप कुर्स की बात कर रहे हो तो उसमें मेरा कुछ और कहना है कि लड़ाई लड़नी चाहिए, आपको ऑफेंसिव पर जाना चाहिए, पर आपको ये देखना चाहिए कि आप किसी भी टाइम पे स्ट्रेटेजिकली इम्बैलेंस नहीं हो। तो खुशी के साथ और बिल्कुल तैयारी के साथ कुर्स में घुसना चाहिए। उस पर आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप आगे भी जाओ, और आपका एम क्या है कि आपको जो रूस के ट्रूप्स हैं जो को ड्रॉ इन करना चाहिए और फिर डिस्ट्रॉय और डिग्रेड करना चाहिए। तो वो नहीं हुआ ना अभी तक, आप अंदर घुसे हो, आपको कट ऑफ नहीं होना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, रूस यूक्रेन वॉर का खात्मा कैसे होगा? वो तो अभी कोई कह नहीं सकते, पर मुझे यही, मेरे विचार में तो यही है कि आखिरी में उन प्रेशर आएगा यूक्रेन पे, क्योंकि कि वेस्ट की तरफ से जब काफ़ी लोग थक जाएं इनको बैक करने के लिए, मुझे वही है, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कुछ सालों बाद कि नाउ यूक्रेनियन फोर्सेस में वो काबिलियत है रशिया को जिस एरिया उन्होंने कैप्चर किया वहाँ से निकालने की काबिलियत नहीं होगी। तो जब वो पता लग जाए और रशिया को ये
समझ में ये आए कि मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर दोनों साइड्स को पता लग जाए कि ना मैं आगे बढ़ सकता हूँ और ना वो रिकैप्चर कर सकते, जो एरिया कैप्चर हो जाए, उस समय ये रुक सकता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो ऐसे हमारे इलाके में पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसी के साथ जो ये ट्रूप्स जहाँ ऑक्यूपाई किए उसको लाइन ऑफ कांटेक्ट देके वहाँ फ्रीज कर देना चाहिए। क्योंकि दुनिया के लिए ये जो युद्ध हैं जो चल रहे हैं आजकल अच्छे नहीं है, युद्ध ख़त्म होने चाहिए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको हो रहा है जो ये डिफेंस कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज है, वो ही बेनिफिट कर रहे हैं। बाकी जो आम आदमी है, आप देख रहे हो फ्यूल का प्राइस बढ़ जाएगा, फर्टिलाइजर और ग्रेन्स, तीन चीज वॉर की वजह से अफ्रीका में अफवाह बढ़ गया। यूक्रेन वाज द provider of wheat, Ukraine was the provider of sunflower oil, Ukraine was the provider of fertilizer, and आप ये भी जानते हो कि हमारे डिफेंस इंडस्ट्रीज का भी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप था। AN-32 इंजन आ रहे थे वहाँ, ओवरऑल हो रहे थे, मरीन एग्जैक्टली इंजन की वजह से। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो सबके लिए बेस्ट है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। और अपने प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे, उन्होंने भी ये कहा था, उन्होंने भी यही बात की थी कि ये युद्ध दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है और आपस में बात करने से ये रिजॉल्व होने चाहिए जो ये इश्यूज हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और रूस यूक्रेन वॉर के ऊपर के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये एपिसोड पसंद आएगा और इससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद।